नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। देश भर में पोस्ट मानसून सीजन के 7 दिन बीतने को हैं। आज 7वां दिन है और अब तक अगर हम बारिश के आंकड़ों की सबसे पहले बात करें, उसके बाद संभावित सिस्टम जो कि बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है, इसकी बात करेंगे और किस दिशा में जाएगा, क्या इंटेंसिटी रहेगी, ये मैं समझ सकता हूँ। इस समय अगर कोई भी मौसमी सिस्टम उभर रहा है, चाहे वो भारत के पश्चिमी भागों पर या पूर्वी भागों पर, यानी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी पर, ये निश्चित रूप से पूरे देश के लोगं को डरा सकता है, देश के लोगों की चिंताएँ बढ़ा सकता है। तो इस पर ट्रैकिंग लगातार जारी है और ये सिस्टम कहाँ बनेंगे, क्या संभावनाएँ बननी शुरू हुई हैं, क्या तस्वीर कुछ साफ होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि जब भी हम किसी सिस्टम की, संभावित सिस्टम की बात करते हैं, जैसे-जैसे दिन नज़दीक आते हैं, हमारे सामने तस्वीर थोड़ा-सा साफ होने लगती है और इस पर एक बार इसके ट्रैक पर नज़र डालेंगे। फिलहाल एक बार नज़र डालते हैं अब तक की बारिश की स्थिति पर। संपूर्ण भारत में आप देखिए, जो नीले रंग में है और हरे रंग में है, ये औसत वर्षा वाले राज्य हैं। ज़्यादातर इलाकों में औसत वर्षा के आसपास रिकॉर्ड की जा चुकी है पोस्ट मानसून सीजन में, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में। यहाँ गंगीय पश्चिम बंगाल और उपहिमालय पश्चिम बंगाल का जो रीजन, यानी एंटायर वेस्टर्न पश्चिम बंगाल में बारिश में कमी रही है 28% की। अरुणाचल प्रदेश में बारिश कम हुई है और साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश में कमी रही है। असम और मेघालय सामान्य के करीब पहुंच गए हैं, जबकि पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य मानसून सीजन में, इस साल 2021 के मानसून सीजन में कम वर्षा वाले राज्य रहे हैं। इधर झारखंड में देखिए तो 80% नॉर्मल से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और पश्चिम बंगाल, बिहार में भी सामान्य से अधिक बारिश हुई है, 212% ज़्यादा वर्षा हुई है। उत्तर प्रदेश में 105% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तराखंड में भी बारिश ज़्यादा हुई है। पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। दिल्ली पीछे है, दिल्ली में बारिश का एक ही स्पेल आया था पोस्ट मानसून सीजन में, वो भी बहुत सस्टेनिंग नहीं था और कुछ ही इलाकों में बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में 164% अधिक वर्षा, तो मध्य प्रदेश में 31% और गुजरात में 139% बारिश ज़्यादा हुई है। महाराष्ट्र में बारिश ज़्यादा हुई है। कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 38% कम बारिश हुई है। आंध्र प्रदेश में भी 36% कमी रही है। तेलंगाना में 70% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ में -8% है, जो कि नॉर्मल के करीब है। तो ये बारिश की स्थिति अब तक रही है और मैं अब दिखाता हूँ आपको इस समय के ताज़ा जो सैटेलाइट प्रोजेक्शन है बादलों के, जो रियल कंडीशन, प्रोजेक्शन नहीं कहूँगा मैं इसे, ये रियल कंडीशन है, क्योंकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में ठीक वही बादल दिखाई देते हैं जो इस समय हमारे ऊपर बने हुए हैं, यानी ग्लोब के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो ये बादल आप देखिए, अरब सागर के ऊपर सेंट्रल पार्ट में, ईस्ट सेंट्रल पार्ट में, यानी कर्नाटक और गोवा के तटों के करीब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। अनुमान यह है कि ये सिस्टम काफ़ी प्रभावी रहेगा और अगले 4-5 दिनों तक इसका जो वेस्ट कोस्ट है भारत का, इस पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि अरब सागर का ये पूर्वी रीजन कहीं ना कहीं सिस्टम से ड्राइव होता रहेगा और इसी वजह से महाराष्ट्र के तटों से लेकर गोवा, कर्नाटक और केरल, इन सभी भागों पर हवाएं आर्द्र चलती रहेंगी और यहाँ पर बादल लगातार घने छाते रहेंगे। और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इस समय बारिश बढ़ी है, साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया भी प्रभावित हो रहा है। सेंट्रल इंडिया में गोवा और महाराष्ट्र मुख्य रूप से प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पर भी कुछ प्रभाव ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे मध्य प्रदेश पर मानसून की जो कंडीशन है वो बदलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि मानसून वापसी के लिए तैयारी कर रहा है। यहाँ पर गतिविधियाँ काफ़ी कम हो रही। छत्तीसगढ़, ओडिशा पर ज़रूर कुछ इम्पैक्ट बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ तमिलनाडु के तटों पर बना सर्कुलेशन अब कमज़ोर हो गया है या निष्प्रभावी हो गया है। लेकिन सबसे मेजर डेवलपमेंट ये है कि जो फिलीपींस को पार करके ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा है, वियतनाम की तरफ जा रहा है, वो कितना प्रभावी रहेगा, अगले 2-3 दिनों का प्रोजेक्शन उसमें देखते हैं। और यहाँ उत्तरी अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, इन भागों पर बादलों का प्रभाव देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ तो चल रहा है समुद्र में, कुछ हलचल बढ़ रही है। और ये हलचल भारत के तरफ अगर बढ़ती है, भारत की तरफ बढ़ती है, तो भारत की चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। स्ट्रेट फ्रॉम गैंगेटिक वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, यानी पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुदुचेरी का ये जो तटवर्ती क्षेत्र है, इसके अलावा अगर ये सिस्टम स्ट्रांग होता है, जो आगामी संभावित सिस्टम है, तो अंदरूनी भागों में ट्रैक किधर होगा उसका
पता चलने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे, हम ये असेसमेंट कर पाएंगे कि किन राज्यों पर ये जाएगा और कितना इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है अगर ये सिस्टम बनता है तो अब आपको दिखाते हैं कि जो सिस्टम है ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, उसकी कंडीशन क्या है। ये देखिए आप यहाँ पर वियतनाम के तटों के पास है। आप फिलीपींस का जो पश्चिमी और पूर्वी सागर है, यहाँ पर जब भी कोई सिस्टम आता है प्रशांत महासागर की तरफ से, तब ये कई बार लैंडफॉल करते हैं, क्योंकि कभी कंट्री तो फिर उसके बाद समुद्र का रीजन। तो इस तरह की यहाँ की भौगोलिक जो बनावट है, यहाँ आप देखिए फिलीपींस का रीजन और फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जो पूरा रीजन है, इन भागों से जब भी फिलीपींस का ये क्षेत्र है और यहाँ पर पहुँचने के बाद आगे जब बढ़ते हैं सिस्टम, तब फिर से इन्हें समुद्री क्षेत्र मिल जाता है। जैसे हमारे क्षेत्र में, यानी कि बंगाल की खाड़ी से निकलने के बाद गुजरात को या महाराष्ट्र को पार करने के बाद अरब सागर में पहुँचता है और फिर से इंटेंसीफाई हो जाता है। जैसा कि अभी हाल ही में हमने देखा कि साइक्लोनिक स्टॉर्म गुजरात और शाहीन बना था, तो इसी तरह का इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो लैंड रीजन है वो लंबा है, उसका स्ट्रेच ज़्यादा है, यहाँ छोटा स्ट्रेच है फिलीपींस का। तो इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। लेकिन फिलीपींस को जब पार किया ये सिस्टम, तब इसका जो प्रभाव था वो साइक्लोनिक यानी टाइफून का नहीं था। अभी इस समय इसकी जो कंडीशन है, जो भारत को प्रभावित कर सकता है, वो वियतनाम के पास है। और ये सिस्टम चूँकि यहाँ पर जो दक्षिणी हवाएं आ रही हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं, उनको बंगाल की खाड़ी में किसी भी तरह की एक्टिविटी डेवलप करने से रोक रहा है। ये सिस्टम अपनी तरफ हवाओं को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक रोल होता है ऐसे किसी सिस्टम का आसपास के तमाम इलाकों की एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो ये आकर्षित कर रहा है और उसके बाद जैसे ही ये सिस्टम वीक होगा, थोड़ा सा ये स्विच करेगा, गियर चेंज होगा इसका, वैसे ही ये हवाएं यहाँ पर अपनी भूमिका अपना रोल प्ले करना शुरू कर देंगी। समुद्र में कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेवरेबल हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़रूर सिचुएशंस ऐसी हैं इस समय की कि यहाँ पर कोई भी सिस्टम डेवलप हो सकता है। तो अनुमान ये है कि 10 अक्टूबर के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम उत्तरी अंडमान सागर पर, ये जो रीजन है, यहाँ पर डेवलप हो सकता है। और यही सिस्टम आगे चलकर अगले 2-3 दिनों में और इंटेंसीफाई होने के बाद भारत के पूर्वी तटों की तरफ बढ़ सकता है। इंटेंसिफिकेशन इसका जो होगा और जब इसका फॉर्मेशन होगा, तब लो प्रेशर की कंडीशन रहेगी। उसके बाद जब आगे बढ़ना शुरू करेगा तो डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। जस्ट बिकॉज ऑफ अलर्टनेस मैं ये रेफरेंस लेना चाहता हूँ, रेफरेंस देना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है और जो कंडीशन है यहाँ पर, उनसे हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पैनिक होने की आवश्यकता अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन तैयारी और सतर्कता, मुझे लगता है कि अगर हम मौसम के संदर्भ में बात करें, साइक्लोनिक स्टॉर्म के संदर्भ में बात करें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम अगर पहले से अलर्ट हैं किसी संभावित ख़तरे को लेकर। और अगर ऐसा खतरा नहीं होता है तो हमारे लिए अच्छी ही बात है। आता है तो हम उससे निपट लेंगे, नहीं आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। 10 तारीख का प्रोजेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, 10 अक्टूबर के आसपास किस तरह से सिचुएशन यहाँ पर चेंज होती है। यहाँ पर देखिए 10 अक्टूबर को सिचुएशंस बदल रही हैं और 11 अक्टूबर आते आते और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नज़र आने लगेगी। ECMWF में भी मैं देखता हूँ, यहाँ पर अनुमान ये है कि 10-11 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगले 2-3 दिनों में ये थोड़ा सा और शेप लेना शुरू करेगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर कंडीशंस चेंज हो रही हैं। ये पहले डायरेक्ट हवाएं चली जा रही थी आगे, लेकिन अब ये हवाएं यहाँ पर टर्न हो रही हैं और यही हवाएं यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगी लो प्रेशर सिस्टम का। उसके बाद वो सिस्टम डिप्रेशन बन सकता है। आगे आप देखिए, और जब हम 13 अक्टूबर का प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तब क्या कंडीशन है। 14 अक्टूबर को थोड़ा सा और सिचुएशंस बदल रही है। देखिए हवाओं की इंटेंसिटी लगातार चेंज होती जा रही है और फॉर्मेशन होना शुरू हो रहा है। तो ये सिस्टम बनने के बाद ये देखिए, ये अब 14 तारीख तक, 14-15 अक्टूबर तक और सिचुएशन साफ़ होने लगी है। तो ये अगर सिस्टम बनता है तो निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद अंदरूनी भागों की तरफ जाएगा। तो इसके बारे में हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। नज़र रखूँगा मैं इस पर, किस तरह का डेवलपमेंट फ़िलीपींस के वेस्टर्न सी पर हो रहा है। वियतनाम और आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो वर्तमान ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है या डिप्रेशन है, उसका
क्या इम्पैक्ट है, और जब वो कमज़ोर होगा तब बंगाल की खाड़ी कितनी एक्टिव होगी, अंडमान सागर कितना सक्रिय होगा, या फिर अरब सागर में कंडीशंस क्या होंगी। अरब सागर में आप देखिए ये सिस्टम लगातार बना हुआ है, अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये इसी तरह से यहाँ पर 4-5 दिनों के दौरान रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा देश के भागों पर, इस पर मेरी नज़र रहेगी और आपको सतर्क करता रहूँगा समय से पहले आपके राज्य, आपके शहर पर इन सभी सिस्टमों के इम्पैक्ट के बारे में। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।